हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ का थर्ड सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एमसीक्यू के थ्रू कवर करते हैं। चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 2 सेशंस में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में, देन हम डिस्कस करेंगे बल्क ड्रग पार्क के बारे में, देन हम डिस्कस करेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। अभी टैक्स कलेक्शन राइज हुआ है, उसके बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा सर्बावैक्स वैक्सीन के बारे में देखेंगे। देन हम मॉक्सी के बारे में देखेंगे। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम कैस्पियन सी के बारे में चर्चा करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम ग्रुप 20 G20 के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आईएनएस विक्रांत के बारे में, जिसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि आईएनएस विक्रांत को डिज़ाइन किया गया है बाय द इंडियन नेवी के डायरेक्टरेट नेवल डिज़ाइन के द्वारा, जबकि इसको बिल्ड किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि ओनली 5 to 6 नेशन के पास ही अभी कैपेबिलिटी है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए। साथ ही साथ ये यूज करता है शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी स्टोबार को। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। आप अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए वीडियो पॉज करें और इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने ऐसा किया होगा। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका आंसर है डी। इसको आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है। साथ ही साथ इसको बिल्ड किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत आती है। इसके अलावा कुछ ही देशों के पास ये कैपेसिटी है कि वह एयरक्राफ्ट कैरियर को बना सकें। यह हमारा फर्स्ट एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट है। इससे पहले भी हमारे पास एयरक्राफ्ट रहे हैं, लेकिन वह दूसरी कंट्री के द्वारा बनाए गए थे, जैसे कि आईएनएस विक्रांत एंड आईएनएस विराट को बनाया था ब्रिटिश के द्वारा, एंड आईएनएस विक्रमादित्य को बनाया था रसिया के द्वारा। आईएनएस विक्रांत जो है, उसमें 76% ऑफ द मटेरियल एंड इक्विपमेंट इंडिजिनियस रूप से, देशीय रूप से लगाए गए हैं। इसके अलावा इसमें शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी पर ये काम करता है। इसमें क्या होता है कि वह उसे ज़्यादा रनवे की आवश्यकता नहीं होती है टेक ऑफ करने के लिए। साथ ही साथ उसकी लैंडिंग वर्टिकली रूप में की जा सकती है। इसके अलावा ये एक बार में अकोमोडेट कर सकता है 30 एयरक्राफ्ट को ऑन बोर्ड पर। ये था आईएनएस विक्रांत के बारे में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्क ड्रग पार्क के बारे में। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो बल्क ड्रग है, उसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक मुख्य घटक होता है, की इंग्रेडिएंट होता है मेडिसिन का। देन सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि इंडिया ने सेल्फ रिलायंस प्राप्त कर लिया है, किसमें? एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट में। इसके साथ ही प्रमोशन ऑफ जो बल्क ड्रग स्कीम जो है, उसके लिए अप्रूव किया गया है 3 स्टेट को, हिमाचल प्रदेश, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश को। इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ना कि करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें हम देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसमें सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए, इसमें जो बात की गई है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट के लिए भारत ने सेल्फ रिलायंस प्राप्त कर लिया है, ऐसा नहीं है, बल्कि हम इसके लिए चाइना पर निर्भर है। साथ ही साथ इसमें जो बल्क ड्रग पार्क स्कीम जो इसके लिए जो अप्रूव किया गया है, वह इसमें हिमाचल प्रदेश को किया गया है, गुजरात को किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश को नहीं किया गया, बल्कि आंध्र प्रदेश को किया गया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में और फैक्ट्स। इसमें हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात एंड आंध्र प्रदेश को इसमें अप्रूव किया गया है बल्क ड्रग पार्क के लिए। बल्क ड्रग पार्क इसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स
इंग्रेडिएंट भी कहा जाता है, जो कि मुख्य घटक होता है मेडिसिन के लिए। साथ ही साथ भारत बाय वॉल्यूम के अनुसार अगर देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ भारत में हैं, लेकिन फिर भी हमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट के लिए चाइना पर निर्भर रहना पड़ता है। 2020 में यह स्कीम लाई गई थी, बल्क ड्रग पार्क स्कीम, जिसके अंतर्गत 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि एक बल्क ड्रग पार्क के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान है। इसका उद्देश्य यही है कि बल्क ड्रग पार्क की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम किया जा सके। साथ ही साथ एक पार्क में कई सारी इंडस्ट्रीज होंगी, तो जिससे उनकी इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ जाएगी, जिसके कारण से कंपनी के बीच में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, जिससे एक्टिव एपीआई की कॉस्ट को कम किया जा सकेगा। ये था बल्क ड्रग पार्क स्कीम के बारे में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें बल्क ड्रग पार्क स्कीम में एक पीएलआई स्कीम से भी इसको संबंधित किया गया है। इसके जो पीएलआई स्कीम में जो 14 सेक्टर आते हैं, उसमें एक फार्मास्यूटिकल्स का एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट भी शामिल है। ये स्कीम 2020 में लाई गई थी और इस स्कीम का उद्देश्य है कि जो भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट तैयार करना, जो हमें बाहर से जो प्रोडक्ट इम्पोर्ट करने पड़ते हैं उसका सब्स्टिट्यूट इंडिया के अंतर्गत ही प्रोड्यूस करना। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए स्टार्टिंग में 2020 में 1.97 लाख करोड़ रुपए असाइन इसके लिए किए गए थे और इसमें अभी 14 सेक्टर को शामिल कर लिया गया है अलग अलग क्षेत्रों के। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये रिजल्ट है कोलैबोरेशन किसके बीच में, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच में। इसके अलावा ये एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में ये पता लगाने के लिए टेलीस्कोप है। इसके अलावा ये ऑब्जर्व करता है इंफ्रारेड रेंज को, जिसका कवरेज है 0.6 से 28 माइक्रोन। तो इसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसके जो तीनों स्टेटमेंट हैं वह करेक्ट हैं। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा का एक पावरफुल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इसको हबल टेलीस्कोप का सक्सेसर माना जा रहा है और ये कोलैबोरेशन का हिस्सा है किसके, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच में। अब बात कर लेते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप का हिस्सा जेम्स वेब टेलीस्कोप है। तो हबल टेलीस्कोप क्या है? हबल टेलीस्कोप को 1990 में लॉन्च किया गया था लो अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत और इसमें इसने 1.4 मिलियन ऑब्जर्वेशंस दी, जिसमें से आपकी ट्रैकिंग टू इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स, कैप्चरिंग अ कॉमेट कोलाइडिंग जो जुपिटर से टकराया था, साथ ही साथ जो प्लूटो के अराउंड जो मून थे उसके बारे में भी इसने ऑब्जर्वेशंस दी थी। साथ ही साथ इसने एक सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को भी खोजा था, जिससे हमें यूनिवर्स की हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा था। तो इसने कई सारी ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने दी थी। इसके बाद हम जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप के डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो इंफ्रारेड रेंज पे काम करता है और ये कवरेज करता है 0.6 से 28 माइक्रोन के बीच में, जबकि जो हबल टेलीस्कोप था वह मेनली काम करता था अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल पार्ट में और जो इंफ्रारेड रेंज भी पे कवर करता था वो काफ़ी शॉर्ट थी, 0.8 से 2.5 माइक्रोन के बीच में। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें इंफ्रारेड रेंज जो होती है वो 0.7 से 100 माइक्रोन के बीच में होती है। अगर हम इसके साइज की भी बात कर लें जेम्स वेब टेलीस्कोप के, तो इसका जो प्राइमरी मिरर था वो 6.5 मीटर की उसकी डायमीटर थी, जबकि हबल मिरर की डायमीटर ओनली 2.4 मीटर डायमीटर है। इसके अलावा इसका जो फील्ड ऑफ व्यू था कि मीन्स
कहाँ तक वह देख सकता है, तो इसका लार्जर फील्ड ऑफ व्यू है, जबकि हबल टेलीस्कोप का शॉर्टर है। इसके अलावा जो वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो सन शील्ड को भी कैरी करता है। यह हमारा हबल स्पेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई पहली तस्वीर थी स्पेस की। इसके अलावा कुछ अदर इंफ्रारेड टेलीस्कोप भी हैं, जैसे कि हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप, जो कि 2009 में इसको लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी एक टेलीस्कोप है इंफ्रारेड, वो कौन सा है, हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन राइज हुआ है, तो इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इसके बारे में कहा गया है कि इससे इकोनॉमिक बैलेंस होगा। सेकंड में कहा गया है कि इससे सोशल इनइक्वालिटी बढ़ेगी। थर्ड इसमें कहा गया है कि इससे क्राउडिंग आउट इफेक्ट बढ़ेगा। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, वन ओनली। ये दोनों जो इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं, ये सोशल इनइक्वालिटी इससे इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज होगी। साथ ही साथ इससे जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट है वो इंक्रीज ना होकर डिक्रीज होगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। इसके जो सिग्निफिकेंस होंगे, देखिए इससे इकोनॉमिक बैलेंस कैसे होगा। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो जिसकी व्यक्ति की ज़्यादा इनकम होती है उसको उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो इससे ये समाज के अंतर्गत एक इकोनॉमिक बैलेंस जनरेट करता है। इसके अलावा जो सोशल इनइक्वालिटीज़ को कैसे रिड्यूस करता है कि जो हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है और जो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आता है जिससे उसका रेवेन्यू बढ़ता है, तो वह अपना जो रेवेन्यू को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाता है, जैसे हेल्थ की फील्ड में लगाएगा या एजुकेशन की फील्ड में, तो जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव होते हैं। तो इसके कारण से समाज के अंतर्गत एक सोशल इनइक्वालिटी कम होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट के बारे में। क्राउडिंग आउट इफेक्ट इससे कम होगा। देख लेते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट के बारे में। जैसे एक मार्केट है जिसमें एक लिमिटेड मनी है, यहाँ गवर्नमेंट है, एक तरफ प्राइवेट इन्वेस्टर है। जब गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम होता है तब उसका रेवेन्यू भी कम होता है, लेकिन उसे देश के अंदर कई सारी वेलफेयर गतिविधियां करनी होती हैं कि स्कूल बनवाने हैं, रोड बनवानी है, सरकारी हॉस्पिटल उसको बनवाने हैं। तो इसके लिए उसको रेवेन्यू की आवश्यकता पड़ती है। अगर उसका रेवेन्यू टैक्स अगर कम प्राप्त होगा तो उसके पास रेवेन्यू कम होगा, तो जिसके कारण से उसे मार्केट से मनी को बोरो करना पड़ेगा। जब वह मनी को बोरो करेगा तो मार्केट में लिमिटेड मनी होती है, तो जिससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए मनी सप्लाई कम हो जाती है, उनको उनकी क्षमता के अनुसार मनी नहीं मिल पाती। तो इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब देखिए इसमें हमने बात की ऑप्शन में कि सरकार का रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, मतलब उसके पास रेवेन्यू बढ़ा है, तो उसे अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से बोरो करने की। उसके पास वेलफेयर एक्टिविटी के लिए काफ़ी फंड है, तो जिसके कारण से क्राउडिंग आउट इफेक्ट बढ़ेगा नहीं बल्कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट कम होगा। इसके अलावा फैक्टर्स और देख लेते हैं कि टैक्स कलेक्शन के फैक्टर्स क्या होते हैं जिसके कारण टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। एक तो आपका कंप्लाइंस बढ़ा दो तो टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है। सरकार ने अभी टेक्नोलॉजी को इसमें इंट्रोड्यूस किया है जिसके कारण से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। साथ ही साथ जो टैक्स चोरी के लिए डेटा माइनिंग की है, साथ ही साथ एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी लागू किया है जिससे टैक्स पेयर को उनके टैक्स पे करने के लिए लगातार मैसेज जाते रहते हैं। एक गुड टैक्स वॉयेंसी होती है। गुड टैक्स वॉयेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई जीडीपी बढ़ रही है या नेशनल इनकम किसी देश की बढ़ रही है, उसके साथ साथ यदि टैक्स जनरेशन भी बढ़ रहा है तो उस चीज़ को गुड टैक्स वॉयेंसी कहा जाता है। तो इसके कारण भी टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वाबैक के बारे में है। सर्वाबैक के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है क्वाड्रिलेटरल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन के रूप में, QHPV के रूप में। इसको डेवलप किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
ने किसके साथ मिलकर, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर, और ये प्रिवेंट करता है सर्वाइकल कैंसर को। देखिए इसमें फिर से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो आपको इसमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो 2 ओनली है। इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको बिराक के साथ मिलकर, और इसमें बिराक के साथ मिलकर डेवलप किया है, और इसमें मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भी मदद की है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। ये एक फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्वाड्रिलेटरल ह्यूमन पेप्लोमा वायरस वैक्सीन है जो कि सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करेगी। इसके अलावा इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिराक के साथ मिलकर इसको बनाया है। साथ ही साथ इसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भी इसमें सहयोग किया है। देखिए बिराक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो बायोटेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेस को ये सहयोग करता है उनमें R&D के लिए एंड इनोवेशन आदि के लिए। इसके अलावा जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो सेल्स ऑफ सर्विक्स में होता है, जो कि यूटेरस के नीचे वजाइना को कनेक्ट करता है। साथ ही साथ ह्यूमन पेप्लोमा वायरस के कई स्ट्रेन हैं और जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। ये फैक्ट्स, इस तरीके के फैक्ट्स यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि HPV जो होता है वह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। इंडिया में 5वें नंबर पर सर्वाइकल कैंसर का बर्डन है, जिसमें हमारे 1.23 लाख केसेस पर ईयर आते हैं, जिसमें से 67,000 डेथ पर ईयर सर्वाइकल कैंसर से हो जाती हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉक्सी के बारे में है। इसका फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि मॉक्सी को सेंड किया गया था नासा के परसिवरेंस रोवर के साथ, जो कि किसके द्वारा, MIT के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा ये ट्री की तरह ऑक्सीजन जनरेट करता है। एंड देन थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा मार्स पर, जिसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। मॉक्सी को परसिवरेंस रोवर के साथ मार्स की एटमॉस्फेयर में भेजा गया था, और साथ ही साथ ये ट्री की तरह ही ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में देख लेते हैं। मार्स की जो एटमॉस्फेयर है उसमें 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि ऑक्सीजन का परसेंटेज ओनली 0.13% है। तो मॉक्सी को भेजा गया है जिससे वह वहाँ पर ऑक्सीजन जनरेट कर सके परसिवरेंस रोवर के साथ। इसको आगे यदि ह्यूमन मिशन अगर मार्स पर भेजा जाता है तो इसको और ज़्यादा स्केल अप करके मॉक्सी को जनरेट किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें परसिवरेंस रोवर की बात की है। परसिवरेंस रोवर के बारे में जान लेते हैं। ये एक मोस्ट एडवांस, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मोबाइल लेबोरेटरी है जिसको मार्स पर भेजा गया है। ये से पिछले मिशन से इसलिए ज़्यादा कैपेबल है कि ये ड्रिलिंग करने की इसकी क्षमता है, साथ ही साथ जो कोर सैंपल है उसको ये कलेक्ट कर सकता है। इसको लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2020 में, और ये इसने लैंड किया मार्स की सतह पर 18 फरवरी 2021 को। इसकी जो लैंडिंग साइट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जज़ेरो क्रेटर पर इसको भेजा गया है। जज़ेरो क्रेटर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक एंशिएंट रिवर डेल्टा है जहाँ पर रॉक्स एंड मिनरल्स देखने को मिले हैं, और रॉक्स एंड मिनरल्स यदि देखने को मिले हैं तो ये पॉसिबल साइट्स हो सकती है वाटर के लिए, क्योंकि विथआउट वाटर ये स्थिति वहाँ पर नहीं बन सकती थी। तो इसलिए जज़ेरो क्रेटर पर मार्स पर जीवन का पता लगाने के लिए एक इम्पोर्टेंट साइट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हम कैस्पियन सी के बारे में बात करेंगे। इसके कैस्पियन सी के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि कैस्पियन सी एक लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है वर्ल्ड की। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि उज्बेकिस्तान बॉर्डरिंग कंट्री है कैस्पियन सी की। तो इसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका जो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 1 ओनली। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है वर्ल्ड की, लेकिन जो उज्बेकिस्तान है ये इसकी बॉर्डरिंग कंट्री नहीं है। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसकी बॉर्डरिंग कंट्री के बारे में। बॉर्डरिंग कैस्पियन सी के बॉर्डरिंग कंट्री के याद करने के लिए एक ट्रिक है तारीख। इसमें टी से है आपका तुर्कमेनिस्तान,
ए से है आपका अज़रबैजान, आर से है आपका रशिया, एंड आई से है आपका ईरान, एंड देन आपका कजाकिस्तान। ये बॉर्डरिंग कंट्री हैं कैस्पियन सी के लिए। इसमें एक आपको अराल सी और दिख रहा होगा। अराल सी उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर है। यहाँ पर ये दो रिवर आती हैं, उसके द्वारा ये फिल होता है, सीर दरिया एंड अमू दरिया के द्वारा। साथ ही साथ इसके बारे में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था 2018 यूपीएससी में कि ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये लगातार, जो इसका पहले साइज़ काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन ये लगातार समय के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है। देन अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हम G20 के बारे में बात करेंगे। इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो फर्स्ट समिट है G20 की ऑर्गेनाइज़ की गई थी वाशिंगटन डीसी में। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि जो 17 समिट जो ऑर्गेनाइज होनी है वह G20 की ऑर्गेनाइज होनी है न्यू दिल्ली में 2022 में। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें दोनों ही ऑप्शन जो हैं इसके रॉन्ग है, क्योंकि जो फर्स्ट समिट जो ऑर्गेनाइज़ की गई थी वह की गई थी बर्लिन के अंदर। बर्लिन कहाँ है आपका, जर्मनी में, और ये ऑर्गेनाइज़ की गई थी 1999 में। जबकि जो अभी जो हाल ही में होनी है जो बैठक 2022 में 17 समिट, वो होनी है बाली। बाली आपका कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। अब देख लेते हैं G20 के बारे में कुछ फैक्ट्स। G20 इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 97-98 के बाद। ये मीटिंग के रूप में हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर की। ये रिप्रेजेंट करता है 80% ऑफ द वर्ल्ड GDP, 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को। आफ्टर द वैश्विक मंदी, ये 2008 से इसका जो समिट हो रहा है वो हर एक साल होता है। इसकी जो 2008 में जो समिट हुई थी वो वाशिंगटन डीसी में हुई थी। और आइए देख लेते हैं अभी की हाल में हुई कुछ समिट्स। 2021 में इसकी समिट जो 16th हुई थी वह रोम एंड इटली में हुई थी। देन इसका जो 17 समिट जो इस साल होना है वो बाली इंडोनेशिया में होना है। और 2023 की 18वीं समिट हमारा प्यारा भारत इंडिया में ऑर्गेनाइज़ की जाएगी, जो न्यू दिल्ली में होगी। इसके बारे में इसके लिए एक टर्म चलती है G20 ट्रॉयका। G20 ट्रॉयका में जो प्रेजेंट G20 की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, इसके अलावा जो प्रीवियस जिसने G20 की अध्यक्षता की है, एंड देन जो नेक्स्ट G20 की अध्यक्षता करने वाले हैं, ये 3 देशों का एक समूह होता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं हम 2021 में इटली ने इसकी अध्यक्षता की। देन 2022 में इस साल बाली इंडोनेशिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है। नेक्स्ट ईयर इंडिया इसकी अध्यक्षता करने वाला है। तो इसमें 3 कंट्री हैं, इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया। इसके बारे में हम इसकी मेंबर कंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं। इसमें 19 कंट्री और एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। इसमें नॉर्थ अमेरिका से 3 कंट्री आती हैं, जिसमें आपका कनाडा, USA एंड मैक्सिको। साउथ अमेरिका से 2 कंट्री आती हैं, ब्राज़ील एंड देन अर्जेंटीना। यूरोप से आपके 4 कंट्री आती हैं, जिसमें आपका UK, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। एंड अफ्रीका से केवल 1 कंट्री आती है, साउथ अफ्रीका। एशिया से 8 कंट्री इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें आपका ये टर्की, ये रशिया, देन चाइना, देन ये हमारा प्यारा भारत, देन ये जापान, साउथ कोरिया, ये इंडोनेशिया। इसके अलावा इसमें ऑस्ट्रेलिया भी देश शामिल है। ये था G20 के बारे में। G20 एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2023 में भारत इसकी समिट ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो ये प्रीलिम्स 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का सेशन। इसी तरीके के सेशंस हम आपके बीच में लाते रहेंगे। एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS अकेडमी। थैंक यू।